सारे माहौल एक नया दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह लगता है कि राहुल जी वर्सेस बीजेपी की जंग छिड़ गई है। तो इसलिए मैं ये समझूं कि राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं, ये राहुल जी वर्सेस बीजेपी हो रहे हैं। हर व्यक्ति ने, अरे प्रधानमंत्री जी के आने का पहले बहुत सारे ये लेफ्टिनेंट जनरल, सारे ब्रिगेडियर जनरल को यह तैनात किया गया सिर्फ राहुल जी को ठोकने के लिए। इससे यह पता चलता कि राहुल जी हैज टेकन द राइट कॉर्ड ऑफ द बीजेपी पार्टी इनएफिशिएंसीज। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। इसीलिए कहिए ना गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। माननीय सांसद है, इनको पप्पू नहीं कह सकते। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप गृह मंत्री पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप जानते हैं मैं किस संदर्भ पे बात करते हैं, आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। राहुल गांधी जी सही जगह पे निशाना साधा। राहुल गांधी जो तीर चलाई वो सीधा निशाने पे पहुंच चुके हैं। इसलिए आपके अंदर खलबली मच गए हैं और ये खलबली के चलते ये बिखरा हुए बीजेपी पार्टी राहुल गांधी के खिलाफत में जुटे हुए हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी, हिंदुस्तान में कभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक सत्तारूढ़ पार्टी इस तरीके कभी पैरवी कर चुके हैं, कभी पैरवी कर चुके हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। और ये हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है, ये हिंडनबर्ग पेपर्स में आए। हम क्या करें, आप बताइए। ये हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर में आए हैं, हम क्या करें। जो हमें मिला है उसी पे बदौलत हम ये मुद्दा उठाते हैं। इसमें अन्याय क्या है, आप खुद बताइए, इसमें अन्याय क्या है। लेकिन आप अदानी की बात करते हैं तो आप गर्म हो जाते हैं, आप अधीर हो जाते हैं, आपकी जहन में सहन नहीं होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल जी की बात में सारे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहे हैं। आप मानो या ना मानो, आप मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन कान खून के सुन लो। राहुल गांधी जी की बात में माननीय सदस्य हिंदुस्तान में चर्चा हो। राष्ट्रपति भाषण बोलो, आप तो कहाँ उठकते हो। सर बहुत दिन पहले एक कहीं एक किताब में पढ़े थे कि हेलमेट इज प्लेइंग विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो ए इवेंट विदाउट प्रोटैगनिस्ट इज बीइंग प्लेड अपॉन हियर ऑल्सो। हियर इट इज mentioned in the presidential address that 2047 we have to build a nation which not only embrace its glorious past but also encompasses every golden aspect of modernity. अच्छा सर, हमारी देश में अगर नेशन बनाना है, आधुनिकरण करना है, तो जवाहरलाल नेहरू की जिक्र के बिना ये हो सकता, बताइए। हमारे देश में 1947 से आजादी के बाद ये नया हिंदुस्तान बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो आज भी चल रहे हैं, वो अगले दिन भी चलेगी। हिंदुस्तान की अगर आधुनिक हिंदुस्तान बनाने की जो नींव, वो नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। अगर ये आपको यकीन ना करे तो अलग बात है। हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव जी की बात आपको ओंठों पे नहीं आते। जब उनकी बात आते आपको ओंठों में फफोला पैदा हो जाते हैं, छलाप पैदा हो जाते हैं। लेकिन असलियत तो यह है मैं पढ़ के सुनाता हूं 1947 की जवाहरलाल नेहरू जी की एक कोटेशन। आई कोट, long years ago we made a tryst with destiny. Now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measures but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes
which comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of the nation long suppressed will find its utterance. It is fitting that at this time, at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. You know that India is recognized as a country and as a civilization, which is called an unending celebration of human pluralism. Plurality accommodates the differences, and the differences embody and enact dissent. This is the secret of India's survivability throughout the centuries. We should not forget this key secret of India's success. I would also refer another few lines from Nehruji's speech at the time. That is, that future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we may fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. आप नई बात क्या कहा बताइए? आज हमारे मंत्री कह रहे थे कि 7 करोड़ लोग बीपीएल सीमा के नीचे है. वो कम करके बोला 50 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं. तो ये जवाहरलाल नेहरू जी 47 साल में ये बैन दे चुके हैं. ये भी कहा था जवाहरलाल नेहरू जी, पीस has been said to be indivisible, so is freedom, so is prosperity now, and so also is disaster in this one world that can no longer be split in isolated fragments. बताइए इसका जिक्र क्यों नहीं होता है? क्यों आप लोग जिक्र नहीं करते हमारे वो विजनरी लोगों को? ये क्या आपका छोटापन नहीं है? Jawaharlal Nehru ji, I like to quote another few lines. We are citizens of a great country on the verge of bold advance, and we have to live up to that high standard. All of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India with equal rights, privileges and obligations. We cannot encourage communalism or narrow-mindedness, for no action can be great. I would reiterate, for no action can be great whose people are narrow in thought or in action. That is why I am referring the speeches of the visionaries. Here it has been referred by the proposer of the debate that Narendra Modi ji and Narendranath Datta ji is equal, as if Narendranath Datta ji has been reborn in Narendra Modi ji. So I thought it prudent to refer some lines from Swami Vivekananda ji also. Yes, Narendranath Datta, who is recognized as Swami Vivekananda, he exhorted to the humanity that sectarianism, bigotry, and his horrible descendant fanaticism has long possessed the beautiful earth. It has filled the earth with violence. It has drenched it with human blood, destroyed the civilization, sent entire nation to despair. Had these forces not been over here, these are all horrible demons, the society would have been advanced much far than it is today. आपकी जमाने में क्या हो रहे हैं? आपकी जमाने में क्या हो रहे हैं? आप 14% मुसलमान हमारे देश में है. एक मुसलमान एमपी को चुरा गया, एक मुसलमान एमपी नहीं है, एक मुसलमान मंत्री नहीं है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर. ये वन वर्ल्ड है, वन फ्यूचर है, वन फैमिली है. हम लोग कहते हैं राहुल जी की जो पदयात्रा थी उसका नारा था भारत जोड़ो नफरत छोड़ो. हम भी वो कहते हैं कि नफरत की सियासत को त्याग करो, उल्फत की सियासत को अपनाओ, क्योंकि लव इज ए यूनिफाइंग फोर्स. इट प्रमोट रिकॉन्सिलिएशन
unity and understanding among different faiths. No civilization can begin to lift up his head until we look charitably upon one another. And the first step towards that much needed charity is to look charitably and kindly upon the religious conviction of others. Nay, more to understand that not only should be the charitable but also positively helpful to each other, however different our religious ideas and conviction may lie. I would like to enlighten my honorable members that this is the need of the hour. We should be more generous, we should be more liberal, we should be more accommodative if we want to make India strong and dynamic. मैं अभी सर दो चार बात कहना चाहते हैं, मैं जानता हूं समय की बड़ी कम है, ये बड़ी बड़ी बात कहे जा रहे थे यहाँ, मैं ये बताना चाहते हैं, ये गृह मंत्री जी भी है यहाँ, तो बड़े उनका भी ये जानकारी में लाना चाहिए। गृह मंत्री जी आपको शायद याद होंगे, कुछ दिन पहले एक 3 दिवसीय सभा हुई थी, बैठक हुई थी यहाँ दिल्ली में, वो डीजी और आईजी को लेकर। वो 3 दिवसीय सभा में क्या बताया गया, ये थोड़ा बयान सदन के अंदर अब देने का दया करे। जो डीजीपी और आईजी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में एक रिसर्च पेपर पुलिस अधिकारियों ने पेश किया था, और उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद थे? उस मीटिंग में मौजूद थे अजीत डोभाल साहब, गृह मंत्री साहब और आला अधिकारी, सुरक्षा और गृह मंत्रालय से जुड़े हुए आला अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद थे। उस मीटिंग में क्या कहा गया? अमित शाह जी थोड़ा दया कीजिए, अमित शाह जी थोड़ा दया कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए मुझे, क्योंकि यह मीटिंग के साथ आपका संपर्क है। यह मीटिंग डीजीपी और आईजीपी के थे। उस मीटिंग में यह बात रखे गए कि पूर्वी लद्दाख में जहां एलएसी है, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है, इसी पॉइंट है जहां हम गश्त करते थे, गश्त लगाती थी हमारी सेनाएं, हमारी सुरक्षा बल। उन 65 में से अब 25 पॉइंट्स पर गश्त नहीं लगा पा रहे हैं। अब बताइए ये सही या गलत? और वहां रेबी नाम के एक कम्युनिटी है, लद्दाख के हमारे जो एमपी जानते हैं, जो अपने भेड़ बकरी चराने वालों की कम्युनिटी है, जो सदियों से हुआ अपने जानवरों को चराते हैं, अब वो हुआ नहीं चरा पाते हैं अपने जानवरों को। आप बताइए ये सही या गलत? आप बताइए। पेपर में अमित शाह जी, पेपर में यह भी कहा गया, अमित शाह जी जरा ध्यान में सुनिए, वर्तमान में काराकोरम दर्रे से लेकर चुमार तक 65 पीपीआई मतलब पेट्रोलिंग पॉइंट है, जिन्हें इंडियन सिक्योरिटी फोर्स द्वारा नियमित रूप से गश्त किया जाना है। 65 पीपी में से 26 पीपी यानी पीपी नंबर 5 to 17, 24 to 32, 37, 51, 52, 62 में हमारी उपस्थिति प्रतिबंधक या आईएसएफ की द्वारा गश्त नहीं करने के कारण खो गए हैं। ये सही या गलत है? आप बताइए। 17 बार मिलिट्री लेवल पे टॉक हुई है। 18 बार हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात हुई थी चीन की प्रधानमंत्री जी को, लेकिन नतीजा क्या निकला ये हमें जानकारी जरूर दीजिएगा, क्योंकि लद्दाख हमारे ही ये देश की एक अखंड इलाका है। हमारे किरण रिजिजू जी बोल रहे थे अरुणाचल के बारे में। 2022 जनवरी में पूर्वी लद्दाख में एलएसी से लगभग 40 किलोमीटर दूर चीनी द्वारा पैंगोंग सो पर एक पुल के निर्माण का ताजा उपग्रह छवियां सामने आई। आप बोल सकते कि हम कोई भी गुमराह करने के लिए बात बताते हैं, छोड़ दीजिए, हम तो यहाँ एक बार नहीं 100 बार यह गुहार लगाई थी कि भाई चीनी अतिक्रमण के बारे में सदन के अंदर चर्चा हो। आपने चर्चा करने की इजाजत नहीं दिया। लेकिन 1962 में जब चीनी हमला हुई थी हिंदुस्तान पे, तब स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी इस सदन की प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी मांग किया था कि हमें चर्चा करने का मौका दिया जाए। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के मांग पे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट खुलवाकर 165 एमपी जिसमें शामिल हुई थी, वो डिस्कशन में ये सदन देखा है, इसका सारे नबूत सरकार के पास है। और उसमें ये भी बताते हैं स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू खुद अपना खामिया को दर्शाया था।
और किस लिए ये हुआ, क्यों ऐसा हुआ, सारे व्याख्यान दे चुके थे। और सारे व्याख्यान की बात, ये सारे जो सदन प्रभावित होकर एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करवाया था, तो वो हम क्यों वो मिसाल अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, क्यों आप डरते हैं? हाँ बोलिए। अधीर रंजन जी कह रहे हैं अभी क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त खामियां थी, अभी कोई खामी ही नहीं है तो कैसे करें। हजारों हेक्टेयर भूमि हार कर आए थे तब जाकर चर्चा करी थी, क्या बात कर रहे हो? इस तरह से नहीं होता है। चर्चा कब हुई थी? हजारों हेक्टेयर भूमि हार कर आ गए थे तब जाकर चर्चा हुई है। क्या हुआ? 2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई। आप नकार सकते, 2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई। अगर एक काम कीजिए ना, सारे ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर आप चलिए ना लद्दाख में, हम देखना चाहते हैं। आपको हिम्मत है ले जाने के लिए? बताइए आप खुद को कहां छुपाना चाहते हैं? आप चीन को डरते हैं? अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा, किरण रिजिजू भाई आप सुन लो, अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा जोर क्षेत्र में पीएलए ने 18 जनवरी 2022 के 18 जनवरी को भारतीय क्षेत्र के अंदर से 17 वर्षीय भारतीय मीरम तोरण को अपहरण कर लिया। भाजपा सांसद, रिटरेटिंग, भाजपा सांसद श्री तपीर गांव ने भी ट्वीट किया कि चीन ने 2018 में भारत के अंदर 3-4 किलोमीटर सड़क बनाई। 26 जनवरी को पीएलए द्वारा युवा लड़के को भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। शुरू में कहा ऐसे बातें नहीं करना चाहिए जो रिकॉर्ड में चले जाए और बाद में गलत क्या है? मैं वही तो कह रहा हूं, जो चीजें अगर कोई किसी ने कह दिया, किसी ने लेख लिख दिया तो सच्चाई है क्या? उसका बाद में अधिकारियों ने क्या स्पष्टीकरण दिया, क्लैरिफिकेशन क्या दिया? बाद में इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट जितने भी आए हैं ये सही नहीं है, इस तरह से कोई हमारा जमीन नहीं किया। जब आर्मी बोल दिया, आप उससे पहले कोई जो कोर्ट कर रहे हैं कुछ बोले उसको आप कोर्ट किए जा रहे। जब एजेंसी बता रहे, अधीर जी इस तरह से ये सेंसिटिव मुद्दा है इस सदन में, ये सब जिसका कोई तर्क नहीं अच्छा, है। हम जब कहेंगे सेंसिटिव है, ऐसा बात मत कीजिए। आप जब कहेंगे इनसेंसिटिव है, यही है ना बात। आप राहुल गांधी के खिलाफ गाली दोगे, आप राहुल गांधी जी को पाकिस्तान की दलाल बनाओगे, वो सेंसिटिव है, वो इनसेंसिटिव है। और हम जब असली मुद्दे उठाते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। ये दो तरीके की बात नहीं हो सकता, ये 2 तरीके की बात नहीं हो सकता। 2222 मैं बताता हूं, जुलाई में मीडिया द्वारा दिखाई गई नई उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है कि डोकलाम में 9 किलोमीटर पूर्व में निर्मित एक चीनी गांव, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामने हुआ था, अब लगभग हर घर के दरवाजे पर कारों के साथ पूरी तरह से बसा हुआ है। चीन द्वारा 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की इसी सलामी टुकड़े का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। अगस्त में विशेषज्ञों के उपग्रह बताते हैं पीएलए की सतह से हवा में मरने करने वाली मिसाइल साइट डोकलाम के उत्तर में सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर भारत, भूटान और चीन में बीच ट्राई जंक्शन सीमा क्षेत्र में मार्च में हो रहे हैं। अधीर जी एक सेकंड, ये पूरी तरह चालू है। माननीय अध्यक्ष जी, अधीर जी को जो बोलना है वो बोल सकते हैं। सिर्फ सदन का रिकॉर्ड देश और दुनिया के लिए ऑथेंटिक होता है, इसलिए मेरा इनसे निवेदन है कि इतना बता दे कि मैं सिर्फ अखबार के हवाले से कह रहा हूं, ये कोई अधिकृत बात नहीं है। बाद में जो बोलना है बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अखबार पढ़कर इतनी बड़ी बात जो देश की सीमाओं के साथ जुड़ी है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सदन में नहीं रखनी। कह चुके हैं सर, आपने शायद सर अमित शाह जी आपने शायद नहीं सुने होंगे। मैंने कह दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई, मैंने कह दिया था, मैं कोई गुमराह करने वाला बात नहीं कहता, मैंने कह दिया था, जिक्र कर दिया था कि मीडिया द्वारा दिखाई गई। अच्छा, नवंबर में आपका लद्दाख में वांगचुक उपवास करते थे, वो क्या कहे वो भी आप सुन लिया करो। अच्छा, कंचुक चेंजिन तत्कालीन भाजपा शासित लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के स्वतंत्र सदस्य, क्षेत्र के सर्वोच्च निर्वाचित संस्था
क्या कहना है कि बफर जोन के निर्माण में स्थानीय लोगों की अपने पशुओं के लिए चरागाह भूमि तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया, वो नहीं जा पाते हैं। दिसंबर में गैर कानूनी घुसपैठ के प्रयास में चीनी दल 9 दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर के स्वयंभू क्षेत्र में हमारे सशस्त्र बलों के साथ 17,000 फीट की चोटी पर अवैध रूप से कब्जा करने की दृष्टि से भिड़ गए। सेना जैसे कि बताया गया 300 से अधिक चीनी दल हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए एक निर्लज्ज डिजाइन के साथ आए, जिसे हमारे सशस्त्र बल की वीरता से सफलपूर्वक खदेड़ दिया था। हमारे सेना की वीरता, हमारी सेना की धीरता, या हमारी सेना के लिए हमारे अहंकार, हमारे नाच की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप बताइए खुलकर, क्यों नहीं सदन में चर्चा हो रहे हैं? आप एक काम कीजिए ना, जवाहरलाल नेहरू को किसी ने बताया था कि सेक्रेट सेशन करो। जवाहरलाल नेहरू जवाब में कहा था कोई सेक्रेट सेशन नहीं होगी, हम खुले आम चर्चा करेंगी। ये हिम्मत अब क्यों नहीं दिखा सकते? हमारे पीएम साहब, पीएम मोदी के बाद पीएम मोदी ने 2014 के बाद से 18 बार चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की है, और हमारे बीच सन्न स्तर की वार्ता की दौर 17 बार हो चुके हैं। गलवान के बाद से चीनी आयात हिंदुस्तान में 45% का वृद्धि हुई या नहीं? आप बताओ। गलवान में हमारे 20 जवान अपने प्राण को आहुति देने के बाद चीनी के साथ हमारे ये कारोबार में इतना बढ़ोतरी कैसे आ रहा है कि 45% वृद्धि होते हैं? चीनी ने पीएम केयर्स फंड में दान दिया, और अब सही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर निकालेंगे। चीनी ने पीएम केयर्स फंड में दान दिया, और 3,560 भारतीय कंपनियों में चीनी निर्देशक है। आप बताइए, ये छोटे छोटे हमारे प्रश्न है। सर मेरा और एक बात कहना है। सर, हिंदुस्तान में मैंने पहले भी कहा कि जहां 14% मुसलमान होते हैं, वहां मुसलमानों को क्यों इस तरीके की नफरत की निगाहों से देखा जाते हैं? मैं ये जरूर सवाल पूछूंगा, क्योंकि सर अगर खुशवंत सिंह जी, हमारे देश की एक जाने माने पत्रकार खुशवंत सिंह जी, उनका कहना है इंडियन फ्रीडम इज रिटन इन मुस्लिम ब्लड सिंस their participation in the freedom struggle was much more in proportion to their small percentage of the population. अगर हम सही बताओगे, आप कहेंगे कि हम मुसलमानों को चापलूसी करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इतिहास की गवाह देना चाहते हैं। आप इतिहास को विरूपण करते हैं, इतिहास को छेड़छाड़ करते हैं, आप हमारे स्थिति लोप करने की हर संभव प्रयास करते हैं, एक एमनेशिया तैयार करना चाहते हैं, हाँ को ना को हाँ करना चाहते हैं, नई हिंदुस्तान की बात करते हैं। नई हिंदुस्तान में अगर सबसे जोखिम में अगर कुछ है, वो है हमारा अधिकार। हिंदुस्तान में सबसे जोखिम हालत में है हमारा अधिकार। ये हमारे अधिकार को छीन लिया जाता है। हमें कर्तव्य सिखाए जाते हैं, लेकिन कर्तव्य के पहले हमारा अधिकार क्या है ये तो बता दीजिए। हमारा बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए, मीडिया वालों को यहाँ से निकाल दिया जाते हैं, ये मीडिया हमारे फोर्थ पिलर होते हैं। मीडिया वालों को घुस नहीं दिया जाता है। क्यों आप मीडिया को डरते हैं? क्यों हमारे नया लाई पे दबाव बनाते हैं? नया लाई के खिलाफ कभी कानून मंत्री, कभी हमारे उपराष्ट्रपति जिस तरीके से बयान देते हैं, ये हमारे देश की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को खतरा पहुंचाते हैं। हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारा देश का बेसिक स्ट्रक्चर फेडरलिज्म है। हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर धन्यवाद राइट्स है। हमारा देश का बेसिक स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। इसमें खतरा पहुंचाने की कोशिश मत करो। धन्यवाद सर। 30 मिनट हो गए। धन्यवाद सर। बोलने दो सर। 30 मिनट हो गए।
सर अगर आप मौका दें सारे बात क्लियर करने दें सर। नहीं कोई मौका नहीं। आज कुछ बचा के नहीं रखूंगा इनकी बात क्लियर करनी भी नहीं है, आप तो अपनी बात सर, आज कुछ बचा के नहीं रखूंगा सर। आज सर मैंने ताजुब लगता है सर। देखिए मैं खुलेआम कहता हूं, अदानी जी के साथ हमारे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, अंबानी के साथ हमारे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम भी चाहते हिंदुस्तान में और तरक्की हो और इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हो। हमारे इस सिस्टम पे तर्क है। थैंक यू। ये सिस्टम के खिलाफ हमारा इल्जाम है। दिलीप सेकिया जी, टैगोर की हाँ, और किसी के लिए रविन्द्रनाथ जी को सिखाने के रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, बोल दो। मैं सर बांग्ला में कहूंगा, इंग्लिश तर्जुमा भी करने का मौका दीजिए। बांग्ला में पढ़ूंगा, इंग्लिश तर्जुमा करने का मौका दीजिए। बंगाला ट्रांसलेट। হেমর চিত্ত পূর্ণ তীর্থ জাগরে ধীরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে, কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা দুর্বাসতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা। হেতায় আর্য হেতা অনার্য, হেতায় দ্রাবিড় চীন, সখুন্দল মোগল পাঠান এক দেহ হলো লীন। পশ্চিম আজ খুলিয়াছে দ্বার, সেটা হতে আছে কত উপহার দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। सर मैंने तर्जुमा कर रहा हूं सर, तर्जुमा सुन लीजिए। माई हार्ट awake in this holy land of India. It is a place of pilgrimage for nations to mingle in a confluence of humanity. Nobody knows who asked them, yet they came from different lands and merged in a single body. The Aryans, the non-Aryans, the Dravidians, the Chinese, the Scythians, the Huns, the Pathans and Mughals, all of them like so many separate streams flowing irresistibly to loss at the end of their journeys, their individual identities in one vast sea. Now the West has opened its gate. All are collecting its prize gifts, and the same irreversible process of mutual exchange and assimilation is taking place once again in that holy confluence of humanity. तो हमारा देश 4 वेद सर, 4 वेद 18 उपनिषद 2 महाकाव्य की देश है। हमारा देश शंकराचार्य की है। हमारा देश पुराण बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब का देश है। हमारा देश नामदेव तुकाराम की देश है। हमारा देश गुरु नानक और भाई मर्दाना की देश है। सर हमारा देश बुद्ध और ऋषि, हमारा देश बुद्ध और ऋषभ देव की देश है। हमारा देश चेन्नैया और बसवपन्ना की देश है। हमारा देश कबीर चैतन्य की देश है। हमारा देश निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती का देश है। ये देश को बचा के रखिए, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। दिलीप सेकिया।